दिल्ली के सबसे सुरक्षित और वीआईपी इलाके में सेंधमारी का सन्नाटा। एक वरिष्ठ नौकरशाह का घर और करोड़ों की तिजोरी हो गई साफ। काम करने वाली नौकरानी ने ही बिछाया चोरी का पूरा चक्र। दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बना वो अदृश्य गैंग। एंड्रयू परेरा से लेकर रावण तक कौन कौन है इस गैंग का हिस्सा। वीआईपी इलाके में सेंध मारने की कीमत बनी लाखों की कैद। नमस्कार, मैं हूं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं द क्राइम फाइल इंडिया न्यूज पर। द क्राइम फाइल में आज हम एक ऐसी वारदात के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, या यूं कहें कि उस वारदात के उस इनसाइट पर हम बात करने जा रहे हैं जो साल 2019 में काफ़ी सुर्खियों में था। ये वारदात दिल्ली के उस सोसाइटी में हुआ था जो देश की सबसे सुरक्षित सोसाइटी में से एक है, क्योंकि इस सोसाइटी में देश के बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट्स रहते थे। उस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस 3 दिन तक इस केस को सुलझाने के लिए ना सोई और ना थकी। इस केस के लीड के लिए हर एक घर के उस दरवाजे पे दस्तक देती रही जहां से दिल्ली पुलिस को इस केस को सॉल्व करने की उम्मीद थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के न्यू मोती बाग में साल 2019 में हुए उस चोरी की वारदात में, जिसमें जानकारी के मुताबिक करीब 10 करोड़ की चोरी हुई थी। कैसे इस केस को सुलझाया गया, कैसे 3 दिन तक दिल्ली पुलिस का वो इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ बगैर थके बगैर सोए इस केस को सुलझाने में लगा हुआ था। ये वो सोसाइटी है जहां इंसान तो छोड़िए, एक जानवर भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। द क्राइम फाइल्स में आज हम उस मेहमान से आपकी परिचय कराना चाहते हैं जिसने अपनी टीम के साथ इस केस को सुलझाया, और साथ ही इस इंस्पेक्टर ने कुछ ऐसे भी केसेस किए जिसमें लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनके नाम भी दर्ज हैं। मनिंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द क्राइम फाइल्स में। मनिंदर जी, आज हम न्यू मोती बाग के उस चोरी की वारदात को जानना चाहते हैं, उसके उस बैकग्राउंड को, इनसाइड स्टोरीज को, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन और जो इन्वेस्टिगेशन था वो काफ़ी मायने रख रहा था, क्योंकि एक देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स के घर पे उस वक्त चोरी हुई जब वो लोग वहाँ पर नहीं थे। और इस केस में बताते हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जो कि उस वक्त तत्कालीन बीएस बस्सी थे, दिल्ली पुलिस की टॉप यूनिट स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच, सारी यूनिट्स आ गई थी, लेकिन कामयाबी आखिर आप ही को मिली। क्या थी ये कहानी? जावेद जी, मैं 2019 में एसएचओ श्रीनगर था। तो एसएचओ का काम है सबसे पहले क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी हासिल करना, अपने एरिया के बारे में जानकारी हासिल करना। जैसा कि मुझे मालूम हुआ, न्यू मोती बाग जो एक श्रीनगर का पार्ट है जहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और अन्य सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, तो इनको देखते हुए वहाँ सुरक्षा के हर इंतजाम रखे गए थे, पेट्रोलिंग की जाती थी, स्टाफ वहाँ पे लगाया जाता था। लेकिन उसके बावजूद मुझे पता चला कि सन 2016 से वहाँ लगातार चोरी हो रही है। हर 6 महीने बाद कोई ना कोई बड़ी चोरी हो जाती है किसी बड़े सीनियर ऑफिसर्स को। तो उसको देखते हुए मैंने अपने स्टाफ को ब्रीफ किया और जो भी इंतजाम किए जा सकते थे, ड्यूटी लगाई जा सकती थी, मैंने पूरी की पूरी वो ड्यूटीज़ लगाई। लेकिन उसके बावजूद भी जुलाई 4 को एक कॉल आती है कि एक घर में चोरी हो गई है किसी सीनियर ऑफिसर्स के। न्यू मोती बाग सोसाइटी वो सोसाइटी है जहां दिल्ली पुलिस के एसएचओ श्रीनगर की अगर बात करें तो उस सोसाइटी में एसएचओ भी पेट्रोलिंग करते हैं, पूरे बाकायदा बीट होती है। और ये वो सोसाइटी है जहां पर जानवर भी अंदर नहीं जा सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा जावेद जी, वो एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर हर पुलिस की मूवमेंट्स को नोट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि कब कब वहाँ मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग कर रही है, कितना स्टाफ लगा हुआ है, एसएचओ कब कब पेट्रोलिंग कर रहा है, एसएचओ पेट्रोलिंग करता है कि नहीं करता है, उसका एक पूरा ब्यौरा रखा जाता है।
उसके बावजूद जब ये मुझे न्यूज़ जैसे ही कॉल मिली कि चोरी की, तो तुरंत मैं एकदम से एक्शन में, मतलब आना ही था, तो तुरंत जाकर देखा मैंने, वहाँ पर पहुँचे वो मौके पर, तो ताला बाहर से बंद था, लेकिन अंदर से, बाहर से खिड़की तोड़कर कोई चोर अंदर घुसा था और पूरा घर जिसने साफ़ कर दिया था। तो केस की ग्रेविटी को देखते हुए, चाहे वारदात तो वारदात है, चाहे वो हाई सोसाइटी में वो हुई हो, चाहे किसी अन्य घर में हुई होती, तो एक्शन तो सेम होता। लेकिन सर, इस चोरी के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो उस वक्त तत्कालीन BS बस्सी थे, हमें भी याद है, वो खुद मौके पे पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, STF, AATS, स्पेशल टास्क फोर्स और खुद SHO सरोजिनी नगर, उनकी पूरी टीम। हाँ जावेद जी, वो ऐसा था कि मैंने अभी आपको बताया कि सन 16 से लगातार हर 6 महीने बाद वहाँ चोरी हुई जाती थी, जैसा मुझे ब्रीफिंग मिली। और उसमें यह भी था कि एक बार बड़ी सीनियर पुलिस ऑफिसर थी मीरा बोरेंकर, उनके वहाँ भी चोरी हुई थी। तब उस समय के तत्कालीन जो उस समय CP थे बसी साहब, वो भी मौके पे आए थे और स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, सभी को लगाया गया था कि उनको पकड़ा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गैंग पकड़ा नहीं जा सका था। उसके बाद से लगातार चोरी हो रही थी। ये जब 2019 में चोरी हुई तो तब भी काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे आए थे, जिनको मैंने एश्योर किया कि मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा और इनको मैं ज़रूर पकड़ के ही बैठ। लेकिन वो सोसाइटी जो है, वहाँ देश के बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट्स और तकरीबन 100 से ज़्यादा CCTV मॉनिटरिंग, 24 आवर्स सिक्योरिटी, और वहाँ पे जो स्टाफ, सारी जो मॉनिटरिंग है वो दिल्ली पुलिस के खुद बीट ऑफिसर्स और इंडिविजुअल, इनफैक्ट आप भी जो SHO उस वक्त आप थे और जो अभी भी रहते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज़ीरो ब्लाइंड केस था आपके पास, ज़ीरो ब्लाइंड हैंड, जिसको आपने बड़े बारीकी से आपने सुलझाया। अब बिल्कुल वारदात के बाद जो स्टेप लेने चाहिए थे, एक पहले बात तो ये था कि इसको मुझे 100% सॉल्व करना और 100% पकड़ना है। जैसे कि मैंने हमेशा, मेरे जितनी भी वारदात रही हैं तो उसमें मैंने हमेशा 100% तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस मैंने उसको सॉल्व किए ही हैं। तो इस वारदात को देखते हुए सबसे पहले ये था कि जो वो सोसाइटी है कैमरों से पूरी तरह कवर्ड है वो, तो एक अच्छी टीम जो मेरे पास थी, हर किसी को अलग अलग गेट पर डेप्यूट किया। 4 गेट हैं वहाँ पर, 4 या 5, तो हर जगह पर एक अच्छी टीम को लगाया कि उन कैमरों को वो स्क्रूटनी करेंगे। और खाली ऐसे नहीं कि देख लिया, एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि डे बाय डे हम डे लेंगे। जैसे वो जो फैमिली थी शायद फ्राइडे को गई थी, पहले फ्राइडे लेंगे, फिर सैटरडे लेंगे, फिर संडे लेंगे, फिर मंडे लेंगे, और उस दिन को भी 2-2 घंटे में डिवाइड करेंगे। हर 2 घंटे का एक स्लॉट लेंगे, उस 2 घंटे में देखेंगे कौन गेस्ट किसके यहाँ आया, और फिजिकली चेक करेंगे उस एंट्री को कि वो उसके घर पे गया या नहीं गया। एक SHO के लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ तमाम टॉप ब्यूरोज, जैसा मुझे पता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो एक डेजिग्नेशन है, उस सोसाइटी में सबसे बिलो, मतलब एक डेजिग्नेशन, उससे टॉप के सारे वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं। तो एक SHO के लिए कितना एफर्ट्स रहा वहाँ पे सबसे इंट्रोडक्शन करना, डोर टू डोर सब घरों में जाना, सारे फ्लैट्स में जाना, क्योंकि फ्लैट्स हैं, वहाँ मेट्स हैं, काम करने वाले ड्राइवर्स हैं, मतलब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन था आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा जावेद जी आपने, क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा स्टाफ काम करता है। माली हैं, धोबी हैं, अखबार वाले हैं, दूध वाले हैं, पूरा का पूरा, और बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो उसके लिए प्रॉपर टीमें बनाई गई कि कौन माली को इंटरोगेट करेगा, कौन अखबार वाले को कौन करेगा, कौन धोबी को वाले को करेगा, कौन ड्राइवर्स को करेगा। हर एक, मतलब जो उसमें थे चीज़ें कि 1 बाय 1 उनको इंटरोगेट करना है। प्लस जो कैमरे थे उनको भी 2-2 घंटे के स्लॉट को लेके हर एंट्री चेक करनी है। तो जिसके तहत अगले एक दिन की तो एंट्री चेक की, कुछ नहीं मिला। जब अगले दिन की एंट्री हमने चेक की तो उसमें एक गाड़ी मिली जो वैगन आर थी। पता चला कि उसकी एंट्री चेक की गई, उसका मोबाइल फ़ोन में भी कटिंग थी। जब ये पता किया जाकर कि जो एड्रेस दिया गया था, और उस घर वालों ने बताया कि ये हमारे घर पे कोई गेस्ट आया ही नहीं। तो इस तरह वो जो वैगन आर थी एक शक के दायरे में आ गई और हमें लगा कि अब ये केस सॉल्व हो गया। लेकिन जब हमने उस नंबर से वैगन आर का एड्रेस निकलवाया तो पाया गया कि वो जो नंबर था वो फेक था, वो किसी स्विफ्ट गाड़ी का था। जैसे ही हमें लगा कि ये केस सॉल्व हो गया, जैसे ही गाड़ी देखी हमने उसके अंदर,
तो लगा कि ये केस सॉल्व हो गया, गाड़ी मिल गई, एड्रेस मिल जाएगा और हम इनको जल्दी पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही हमने एड्रेस निकलवाया तो एड्रेस निकला स्विफ्ट गाड़ी का। जल्दी ही सबके चेहरों पे निराशा छा गई कि केस फिर एक बार गाड़ी वैगन आर, नंबर स्विफ्ट का, इसका मतलब कि वो नंबर गलत और मोबाइल नंबर के लास्ट के जो डिजिट है वो चेंज है। हाँ वो थे, क्योंकि जनरली ये तो था कि जो नंबर लिखवाया उसने शायद उसमें आधे नंबर उसके होंगे, क्योंकि जब भी कोई आदमी नंबर बताता है तो अपना मोबाइल फ़ोन ही उसके ध्यान में रहता है या अपने किसी रिलेटिव का। तो जो यहाँ ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है तो कई बार वो 4-5 नंबर उसके बताता है, बाद में उसने बताने के बाद कुछ नंबर कटिंग कर रखे थे, तो वो वाला नंबर भी था तो वो भी अधूरा था। अब गाड़ी का जब नंबर निकलवाया तो वो स्विफ्ट गाड़ी का निकला, तो ये लगा कि अब केस बंद हो गया। आपने सुना होगा जावेद जी, एक कहावत है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर कि क्वेश्चन सवाल सॉल्व नहीं होता तो उसे बार बार पढ़ो। जी बिल्कुल। कई बार कहा जाता है कि एग्जाम में आप बैठो तो क्वेश्चन को ही 10 बार पढ़ो, सवाल उसी में आ जाता है। तो उसी को मैं सीसीटीवी का जो देख रहा था, बार बार देख रहा था कि भाई इसमें कुछ तो निकलेगा। मैंने बार बार उसको देखा तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि जो नंबर हैं जो इसके, 1-2 नंबर बीच में डार्क हैं, ये अच्छा, इनमें थोड़ा कलर में फ़र्क है। मतलब नंबर के ऊपर नंबर। हाँ, जैसे उसमें 8 था तो मुझे लग रहा था कि वो 8 थोड़ा डार्क है, तो मेरे ख्याल से वो 3 को मतलब कि 8 बनाया गया है। मतलब 3 नंबर को 8 बनाया हाँ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक और नंबर था, वो भी थोड़ा सा डार्क था। फिर उन नंबरों को लेके हमने एक प्रोबेबिलिटी बनाई कि ये नंबर हो सकते हैं, इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसको बनाने के बाद एक लिस्ट तैयार की कि इन नंबरों की अब डिटेल मंगवा लो सारी। अच्छा, वो जो सिमिलर नंबर मिलता है। हाँ, एक नंबर की प्रोबेबिलिटी बनाई कि नंबरों में से कोई ना कोई निकल आएगा, ये देख लेते हैं इनमें से। और उनकी फिर जब डिटेल मंगवाई, उनमें से फिर वैगन आर जो थी हमने वो अलग कर ली, और उसमें वैगन आर में भी जो कलर आ रहा था वो एक पिस्ता कलर का, ग्रीन टाइप कलर था, सिल्वर कलर शायद, पिस्ता टाइप कलर था। तो जो ऑडमैन था उसको हमने आउट कर दिया, जैसे लाल वैगन आर नहीं हो सकती, वाइट नहीं हो सकती, ब्लू नहीं हो सकती, तो जो पिस्ता कलर की जो वैगन आर थी 3 उसमें निकली, उनको हमने शॉर्ट लिस्टेड कर लिया। आपने 3 वैगन आर को शॉर्ट लिस्ट किया था उस वक्त, और जो अच्छे ऑफिसर्स थे उनको भेजा कि भाई अलग अलग एक एक देकर कि इनको थोरोली वेरीफाई करें। 2 वैगन आर वेरीफाई हो गई कि सर ये तो नहीं हो सकती, बिल्कुल क्लियर रूल्ड आउट हो गई। शायद बाहर का था, दिल्ली के बाहर का। हाँ जी, वो 2 रूल्ड आउट हो गई। एक जो तीसरी वैगन आर थी जो मेहरौली की थी, जिसका एड्रेस प्रॉपर था, जो किसी परेरा के नाम आ रही थी, मिस्टर परेरा था पूरा जो नाम था उनका, तो वो एड्रेस था वहाँ पर, लेकिन वो कहते कि वो मिस्टर परेरा वहाँ नहीं रहते, कोई रहा ही नहीं आज तक। तो फिर एक बार उन्होंने बोला सर कि ये फिर फुल केस बंद हो गया सर, आगे कोई क्लू है नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आपने एड्रेस वेरीफाई किया? कहते सर हाँ, वहाँ पर ये लोग मिले थे, इन्होंने बताया कि घर हमने खरीदा हुआ है, और उन्होंने उनका भी बताया जिन्होंने उनसे घर खरीदा है। फिर मैंने पूछा उन्होंने किन से खरीदा? उन्होंने कहा हम सब वेरीफाई कराएं, जिन जिन से मकान खरीदा था वो सारे मिल गए, लेकिन उनमें कोई भी मिस्टर परेरा नहीं थे। उसके बाद फिर एक बार निराशा चेहरे पे सब स्टाफ के झलक गई। फिर वापस आप लोग जीरो पे। जब लास्ट दिन जब उन्होंने बताया कि वैगन आर सारी की सारी वेरीफाई हो गई हैं और कोई आगे क्लू चल नहीं रहा, तो सर क्लोज हो गई सर FIR, आगे कुछ मिलेगा नहीं। आपकी टीम के भी लोग कह रहे थे सर चलो अब सर सुबह आना, ये हाँ मतलब अब बंद हो गया, ख़त्म है सर केस। अब रात के जब मैं उसके बाद रात के करीब 10 बज गए थे, मैंने कहा नहीं, मतलब कि मैं ये जब तक पर्सनली वेरीफाई नहीं करूंगा मैं इसको मानूंगा। केस का टर्निंग पॉइंट यहीं पे आने वाला है। हाँ, मैं पर्सनली, फिर बाकी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि स्टाफ लिमिटेड होता है, सब काम करने पड़ते हैं, कॉल भी हैं, इमरजेंसी भी है, तो सबको काम दिया गया था कि कुछ लोग जो माली थे उनको इंटरोगेट कर रहे थे, कुछ धोबी थे उनको इंटरोगेट कर रहे थे, गार्ड्स को वेरीफाई कर रहे थे, हाँ ड्राइवर्स थे, लिफ्टमैन थे, जो भी था, कोई भी ऐसा आदमी छूटना नहीं चाहिए था कि जिसको इंटरोगेट ना किया गया। सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे। फिर मैं अपना एक साथ में ऑफिसर्स को लेके मैं 2 लोग गए। 2 लोगों को लेके आप निकले थे वहाँ पे? क्योंकि मैंने कहा कि सब मैं पर्सनली घर में जाके पूछताछ करनी है, तो मैं सिविल में गया। पुलिस को देख के थोड़ा सा किसी घर में जाके बातचीत भी करेंगे और ज़्यादा स्टाफ होगा तो वो अनईजी फील करते हैं। तो मेरा ये था कि किसी फैमिली को बुरा ना लगे देख के कि पुलिस आ गई या पुलिस आ गई है। आपको तो पता है, जैसे किसी घर में पुलिस जाती है तो सब लोग थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है कि पुलिस क्यों आ गई। तो मैं सिविल में ही गया था। जब आपने पहला दरवाज़ा खटखटाया था तो बड़ी नाराज़गी मिली थी कि कहाँ से इतनी रात में आ गए। सर मैंने जैसे ही, दिल्ली पुलिस तो काम नहीं करती है, ये रात में क्या तरीका आने का, बारिश भी हो रही थी। बिल्कुल सर, आपने कहा बारिश हो रही थी और मौसम भी बड़ा ख़राब था उस दिन। तो जाके मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा, मैंने बताया कि सर आई एम सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया आपको, मैं ऐसे SHO हूँ सरोजिनी नगर थाने से,
थोड़ा सा सर एक मिनट लेना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा भाई क्या सर समय हो रहा था उस वक्त? 10:30 पौने 11 हो गए थे उस समय। मैं 10 बजे के बाद निकला था। उस सोसाइटी में लोग सो हाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा सर क्या ये तरीका हुआ, दिन में भी आपके लोग आए थे, पूछताछ करके चले गए, यहाँ बता दिया हमने, तो आप हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार? काम ही नहीं करती। हाँ, तो उन्होंने बड़े बड़े थोड़े हार्ड वर्ड ही बोले पुलिस के बारे में। फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। इतने में 2-4 जो आमने सामने वाले थे उनकी आवाज़ सुन के वो भी आ गए, अड़ोस पड़ोस वाले लोग भी। तो उन्होंने भी कहा कि सर पुलिस काम तो करती ही नहीं है, लोग तंग करने के अलावा सवेरे भी पूछ के चले गए, अब भी पूछ के चले गए। तो मैंने कहा सर मैं अपने तरीके से एक बार पूछना चाहता हूँ तो कि भाई ऐसे ऐसे कोई प्रेरा थे कोई? वो कहते नहीं जी कोई रहे नहीं है, हमने सवेरे भी बता दिया आपको। तो थैंक गॉड कि उस समय जावेद जी कोई अच्छी रिपोर्टर मैडम थी, तो रिपोर्टर शायद वहाँ पे पुलिस भी का, कोई पत्रकार आपको मिला? हाँ कोई पत्रकार मीडिया से थी कोई मैडम ना, तो शायद मीडिया वाले पुलिस को थोड़ा सा समझते हैं या उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की लोगों को? उन्होंने कन्विंस किया कि देखो पुलिस अपना काम कर रही है, एक तरफ तो आप पुलिस को बोल रहे हो, दूसरी तरफ पुलिस काम करना चाहती है तो आप मदद नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा भी हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने पूछा मैडम मुझे सिर्फ आप थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, बता दीजिए कि यहाँ जो भी RW होगी उनके किसी एक सदस्य से मिलवा दीजिए। उन्होंने कहा श्योर सर मैं बता देती हूँ। तो उन्होंने किसी को साथ भेजा, चलो एटलीस्ट इनको उनसे मिलवा दीजिए। तो मैंने थैंक यू बोला और अगली तरफ हम चले गए। आप किसी एंड्रयू परेरा को लेके ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा लेते? एंड्रयू को ही लेकर? हाँ, जो नाम था, जो लीड आपको, जो गाड़ी पे नाम था, वो एंड्रयू परेरा का नाम था। तो उसी को ही हम ढूंढ रहे थे आगे। फिर ही आगे लीड चलती। पहला जो स्टेप था हमारा काम था कि एंड्रयू परेरा को ढूंढना, आगे फिर बात तो वो बताते, गाड़ी उनके नाम थी। तो उसके बाद जब हम उन सेक्रेटरी साहब के पास गए जो RW के सेक्रेटरी थे, तो दरवाजा खटखटाया तो मुझे पता था कि ये भी नाराज होंगे। मैंने सबसे पहले वर्ड सॉरी बोला उनको, मैं सॉरी। दरवाजा खुलते ही आपने कहा सॉरी सर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या अमूमन पुलिस इतनी रात में केस की ग्रेविटी को देखते हुए तो इन्वेस्टिगेट करती होगी सर, लेकिन लोगों को समझाना मुश्किल है? लोगों को समझाना मुश्किल है और मैंने तो हमेशा सर सबसे प्रायोरिटी दी है, टाइम को नहीं देखा। पर आपके स्टाफ भी बार बार कह रहे थे कि सर चलो सुबह आ जाओगे, लेकिन आपको एक जुनून था कि इस केस तक जितना टाइम होता जाएगा, बीतता जाएगा, उतना हम रिकवरी से दूर जाते चले जाएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपने रिकवरी करनी है, पूरी चैन को पकड़ना है, तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली ही चलना चाहिए। तो क्या रॉबर्ट जो एंड्रयू परेरा है, माफ़ कीजिएगा, क्या वहाँ तक पहुँच पाए आप लोग? सर फिर जो RW के जो सेक्रेटरी थे, पहले तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाला कि मेरे घर में भी चोरी हुई थी, तो मेरा ये हो गया था, वो हो गया था, अब सारे एफर्ट किए, 100 एलिगेशन लगाए उन्होंने पुलिस के ऊपर। और थोड़ा सा उस तरीके, मैंने कहा गुप्ता जी फिर तो आपको मदद करनी चाहिए, एक पुलिस किसी और की मदद हो जाएगी, अब आपको बताना चाहिए सर थोड़ा सा। फिर गुप्ता जी ने जो कहा पूछिए आप क्या जानना चाहते हो। तो मैंने उनको बताया कि सर कोई हम किसी मिस्टर एंड्रयू परेरा को ढूंढ रहे हैं इस एड्रेस पे, तो आप सेक्रेटरी हैं, शायद आपके पास कुछ रिकॉर्ड होगा। उन्होंने कहा नहीं सर मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, कोई एंड्रयू परेरा यहाँ नहीं रहा और मैं इसके बारे में लगातार निराशा मिल रही थी आप लोगों को? उसके बाद फिर से एक बार थोड़ा सा लगा कि शायद केस क्लोज हो गया, आगे कुछ क्लू रहा नहीं। फिर एक कहते हैं ना कि आदमी को एक सेकंड एफर्ट जरूर कर लेना चाहिए, सेकंड ओपिनियन भी ले लेना चाहिए। ये मैं सबको बोलता हूँ कि इतनी जल्दी हार माननी नहीं चाहिए। तो आपने सेकंड ओपिनियन लिया? मेरा ये मानना है कि मेरा शुरू में हर मैं कापी पे भी लिखता था निश्चय कर अपनी जीत करो, और अगर जीत करनी है तो इतनी जल्दी हार माननी नहीं चाहिए। मैंने कहा सेकंड ओपिनियन और ले लेता हूँ। मैंने गुप्ता जी एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई प्रेसिडेंट होंगे पुराने, जो बहुत पुराने रहे होंगे उस समय के, आप एक बार मुझे उनका घर बता दीजिए, मिलवा दीजिए। तो वो थोड़ा सा तो उन्होंने आनाकानी की। उसके बाद थोड़ा सा मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक मिस्टर कोई और थे आगे जो बुजुर्गवार थे, कोई प्रेसिडेंट थे पहले कभी, तो उनसे मिलवाया। उस समय बारिश हो रही थी, थोड़ी हल्की हल्की थी, वो था, तो वो अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा भाई इतनी रात में इतनी बारिश में पुलिस काम कर रही है, पहले आप बैठ के चाय पियो। मतलब जितने दरवाजे आपने खटखटाए, नाराजगी मिली या आपने सॉरी बोला, लेकिन ये पहला ऐसा घर था कई दरवाजे का जिन्होंने आपको चाय भी पिलाई उस रात? आदमी सभी टाइप के होते हैं, सभी ऐसे नहीं है कि पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। अप्रिशिएट वो करते हैं, पुलिस भी इंसान होती है, देखो उन्हीं के बच्चे बनते हैं पुलिस भी, लेकिन उम्मीद भी तो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, मेन है कि उम्मीद ज़्यादा होती है। तो उन्होंने फिर कहा बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ। उनसे भी सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, उन्होंने भी सेम कहा कि मैं नहीं जानता, कोई मिस्टर परेरा एंड्रयू परेरा नहीं रहे यहाँ पर।
और फिर अंदर से अंदर थोड़ा सा एक बार निराशा झलकी। आपकी टीम कमजोर हो रही थी इस लगातार दरवाजा? मैं हाँ नहीं, थोड़ा सा निराशा होती है, लेकिन मैं हार कभी नहीं मानता, हार नहीं। क्या आपको अंदर से ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ से ही कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा? हाँ, ये मेरे को श्योर था, अगर कुछ एक मिलेगा, अंदर इंट्यूशन कहते हैं जो, अंदर इंट्यूशन थी, मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। क्योंकि अगर एड्रेस है, एड्रेस वहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मेरे को ये था कि किसी का ना रिलेटिव होगा, या उसका कोई दूर का रिश्तेदार होगा, या उसका दोस्त होगा, लेकिन मिलेगा यहीं से कुछ। ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी, और मतलब यहीं मेरे को थोड़े से एफर्ट करने चाहिए। और इसी को देखते हुए फिर मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि सर, उन्होंने भी जब मना किया, फिर मुझे ध्यान आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नाम पर गौर कर रहे हैं और उस पर ना कर रहे हो। मैंने कहा सर, वो क्रिश्चियन फैमिली थी शायद। मैं कहा एंड्रयू परेरा सर एक क्रिश्चियन फैमिली थी। अच्छा, उनको सुनते ही जो बुजुर्गवार थे, उन्होंने कहा नहीं, एंड्रयू परेरा को तो मैं नहीं जानता, क्रिश्चियन फैमिली है जो दूसरे किसी एड्रेस पे रहती है, मैं उसका आपको बता सकता हूँ। तो मेरे लिए बड़ी अंदर से होप जगी कि चलो इतना ही काफ़ी है, एक क्रिश्चियन फैमिली रहती है। मतलब फिर से एक जोश आ गया आपके अंदर? फिर से हाँ, मतलब 5 ग्राम खून फिर बढ़ गया। कहते लेकिन वो थोड़ा सा अलग कम्युनिटी के थे, हमारी अलग है। हाँ, क्रिश्चियन में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो लोग होते हैं, 2 कम्युनिटीज होती हैं। कहते हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं थी, तो वो अलग थे। लेकिन हाँ, वहाँ रहते जरूर थे। कुछ साल पहले थोड़े टाइम के लिए आए थे वो, और थोड़े टाइम के बाद वो चले गए थे। मैंने कहा मैडम, उनका कोई, उनके फैमिली के बारे में बताइए, कोई वो उनके बच्चे कहाँ पढ़ते थे, वो दूध कहाँ से लेते थे, सब्जी लेते होंगे या राशन लेते होंगे। उन्होंने कहा नहीं सर, हमें उनसे कोई बातचीत थी ही नहीं, हमें उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता। और जल्दी मेरा जो 10 ग्राम खून बढ़ा था वो घटना भी शुरू हो गया कि लगता है कि बार बार इस बार फिर वापस निराशा मतलब फिर मतलब एक बार लगा कि ये तो मतलब की ख़त्म सी कहानी होती रही है। लेकिन फिर भी था कि रहते तो थे, इसका मतलब कुछ मिलेगा ज़रूर। लेकिन क्योंकि वो कुछ वेयर अबाउट जो मैं जानना चाह रहा था वो नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तो वेयर अबाउट जानता ही नहीं, इनके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन अब किस्मत की बात है, रावण का जिक्र हुआ। जैसे ही मैं जावेद जी चलने लगे वहाँ से, उनका बेटा आंखें मलता हुआ उठा, सो रहा था जो, कहता माँ ये उनकी बात तो कर रहे हैं जिनका बेटा रावण बनता था। जावेद जी मानिए कि मेरे जो चेहरे पे उस समय जो खुशी आई, या मतलब मेरे को लगा कि ना अब इस को मतलब एक अंदर से लग रहा था कि अब मुझे इसको मतलब कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब आप पूरी शिद्दत और ईमानदारी से इस केस में लगे हुए। मैंने कहा रावण बनता था, तो मैंने कहा अब मतलब कि ये रावण को पकड़ना मेरा पहला उद्देश्य है, और उसको मैं पकड़ लूँगा। मतलब अंदर से आवाज़ थी, अब इसको मतलब कि रोक नहीं सकता कि इसको वर्कआउट होने से। तो तुरंत मैं फिर जब बाहर आया, मैंने पूरी टीम को अपने जो अवेलेबल थे कि सारा काम छोड़कर यहाँ आएंगे, तो सबको बुलाकर फिर मैंने उनसे, जो RW के प्रेसिडेंट है, मैं सर एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट, फिर सॉरी, हाँ, मैं सिर्फ एक जो रामलीला का आपकी कमेटी है ना सर, उसका कोई भी एक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या कोई एक करेक्टर पकड़वा दीजिए, घर बता दीजिए, सॉरी, फिर बाकी मैं अपने आप कर लूँगा। ना जैसे ही स्टाफ आया तो मैंने अपने स्टाफ को ब्रीफ किया कि हमें जितने भी करेक्टर हैं, चाहे वो सीता मैया का हो, श्री रामचंद्र जी का हो, या लक्ष्मण जी का हो, या हनुमान जी का हो, या लवकुश जी का हो, जितने भी करेक्टर्स हैं सबको हमें लेकर आना है, और तब तक उनको सर्च करते रहना जब तक कि कोई उस रावण का पता ना बता दे। उसमें फिर सर्च शुरू हुई। पहले कोई भीषण पकड़ लिया, फिर हनुमान जी का जो करेक्टर करता था उस पूछताछ की उनसे, फिर जो भरत जी बनते थे उनसे पूछताछ की। फिर ऐसे करते 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 उन्होंने बताया वो उसका दोस्त है, उन्होंने आगे फिर बताया सर वो जानता होगा। तो काफ़ी मतलब इंटरोगेशन करने के बाद हमें एक घर मिल गया कि ये घर सर एंड्रयू परेरा का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर वो भी वहाँ से चेंज कर चुके थे। ओह, मतलब फिर एक बार दोबारा फिर मैंने कहा सर कुछ और कैरेक्टर ढूंढो जो बचे हुए हैं। फिर सर कुछ और 1 बाय 1 करते 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 सर एट लास्ट सवेरे 5:30-6 बजे के आसपास हम उसके उस घर में पहुंच के जिसमें वो रहते थे। बताया कि सर ये लेडी है और 2 बेटे हैं इनके। जो लेडी है वो अपने भोपाल अपनी बेटी के यहाँ गई हुई है, और 2 बेटे इनके घर पे कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। सबसे पहले मैंने उनसे ये पूछा कि इनके पास गाड़ी है क्या। उन्होंने कहा कि हाँ सर गाड़ी है। मैंने कौन सी गाड़ी है। उन्होंने कहा वैगन आर है। मैंने पूछा कलर कौन सा, पिस्ता कलर है। तो ये यकीन हो गया कि फिर मतलब कि ये 100% इन्होंने ही वारदात की है। अब दूसरा था कि उनका नंबर कैसे लिया जाए, मोबाइल नंबर डायरेक्ट कैसे, तो नहीं पूछेंगे बताएगा नहीं। फिर उनकी जो जिन्होंने बताया उनकी एक बेटी थी, उनसे मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से थोड़ा इंटरोगेशन किया,
और उनसे फिर मैंने वो नंबर ले लिया कि वो जानती थी। मैंने कहा बेटे हो सकता है आपकी बात होती रहती हो, तो अगर आप मुझे बता दो कि नंबर कौन सा, तो फिर मैं वो निकाल दूंगा उसमें से, ताकि मैं दोबारा आपके पास ना आना। मतलब एक तरह से कहने कि उस क्लू तक पहुंचना था आपको। हाँ। उस नंबर्स के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा बेटे आप बता दोगे, आपने मेरी बड़ी मदद की है, तो मैं आप दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर कोई नंबर है तो जिससे आपकी बात होती हो। तो उन्होंने नंबर बताया। फिर उस नंबर की जब मैंने लोकेशन ली, तो वो नंबर की लोकेशन उस समय गुड़गांव आवर थी। तो मतलब एक केस ओपन हो गया कि अब हमारे सामने टारगेट था। अब हमें जो टारगेट था वो आपके सामने। हाँ, अब हमें उसे पकड़ना कैसे, अब ये दूसरी स्ट्रेटेजी पे। क्या आपने उस वक्त डीसीपी को या ज्वाइंट सीपी को? नहीं, जब तक मतलब कि पकड़ा ना जाए तब तक पूरा ना हो जाए। हाँ, ये था कि सर काम चल रहा है, वो तो काम चल ही रहा था, सबको पता है। फिर उसके बाद गाड़ी फिर के लोकेशन को, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग कापा सेड़ा गए। मतलब सवेरे दिन हो चुका था। अब ये था कि थाने जाएं, वहाँ से अपना पहले फ्रेश होकर निकले। फिर कापा सेड़ा थाना वहीं पास में था। फिर मैंने कहा वहीं जाके बेस बनाते हैं, वहीं फ्रेश हो लेंगे और वहीं से फिर आगे स्टार्ट करेंगे। फिर अगला वाला जो हमने अपना बेस कापा सेड़ा लिया, अलग अलग टीमें बनाई गई, क्योंकि पकड़ना, चलती गाड़ी में पकड़ना बड़ा आसान मुश्किल सा काम है, उन्हें घेरना भी। तो उनको फिर मैंने CDR भी निकलवाया, देखा कि उसकी मूवमेंट क्या थी, कहाँ से गया था, उसके अकॉर्डिंगली टीम लगाई गई। फिर करते करते वो फ़ोन कभी बंद हो गया, कभी चल पड़ा, तो उसमें फिर उसको ट्रेस करते करते हमें शाम हो गई। एट लास्ट वो गाड़ी दिल्ली कैंट के एरिया के अंदर आ गई और मानक शाह रोड के अंदर जाती हुई, एक हाई प्रोफाइल एरिया है वहाँ, जहाँ सारे सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं मिलिट्री के, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स या इस प्रकार के, तो उसके अंदर चलेगी। वो बैरिकेड लगा होता है, तो हमें उस बैरिकेड पर रोक लिया। तो वो गाड़ी कैसे अंदर? हमने उनसे पूछा सर कि भाई वो गाड़ी गई है अंदर, तो मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मैंने उसको अपना परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे SHO सरोजिनी नगर हूँ और वो हार्डकोर क्रिमिनल है, उन्हें हमें पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने कहा नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, सवेरे आइएगा, CO साहब की परमिशन लेके आपको ये, उन्होंने सर्टन चीज़ें बताई, फॉर्मेलिटीज़ है। मैंने कहा सर ये एक इन्वेस्टिगेशन है और अभी जाना बड़ा ज़रूरी है। फिर ऐसे सिचुएशन में आपने क्या कैसे हालत में? मैंने कहा मेरी CO से बात करवाइए, मैं CO से बात कर लूँगा। तो थोड़ी सी मशक्क़त के बाद उन्होंने बात करवाई। फिर उनको मैंने केस की ग्रेविटी बताई। उन्होंने कहा कि मैं सेना, जो मिलिट्री की पुलिस होती है, आर्मी पुलिस है वो आई थी, फिर मिलिट्री पुलिस, मिलिट्री की पुलिस होती है अपनी, मैं सेना पुलिस बोलते हैं उसको, मिलिट्री पुलिस बोलते हैं, वो अपना मैं भेज रहा हूँ, वो साथ जाएगी आपके, आप उनके साथ जाइएगा। इन बिटवीन मैंने SHO को भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई थोड़ी दिक्कत हो रही है, ताकि दिल्ली कैंट के SHO थे, मेरे दोस्त ही थे, समीर श्रीवास्तव, ताकि वो भी थोड़ी सी आके हेल्प कर सकें। तो उन्होंने मजाक में कहा कि तुम कहाँ घूम रहे हो, स्टाफ अपने आप कर लेगा रात के टाइम पे। मैंने कहा नहीं, आप आ जाओ। अच्छा, उन्हें तब तक नहीं पता थी उसका स्टोरी? मैं सर आप आओ, मतलब ऐसा नहीं है, केस वैसा है। तो कहते अभी स्टाफ कर लेगा, तुम क्यों रात को परेशान हो रहे हो। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप भी आ जाओ यहाँ पर। फिर वो भी आए। फिर उनको लेकर हमने पूरा का पूरा एरिया को सर्च शुरू की, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया था। ऐसा नहीं है कि मोबाइल की लोकेशन। और आपने गेट पे AK-47 लेकर भी? सबसे पहले तो मैंने उनसे पूछा कि सर कोई इसकी और एंट्री है? उन्होंने कहा नहीं सर, एंट्री एक ही है। सबसे पहला काम मैंने किया, 2 अच्छे लोग AK-47 लेकर वहाँ पे लेके आर्म्स के साथ वहाँ लगाए कि यहाँ से कोई भी गाड़ी वापस नहीं जानी चाहिए। तैयारी के साथ गए थे कि बिल्कुल, हाँ, अब अंदर गई है तो पकड़ ही लेंगे, बाहर नहीं आनी चाहिए, बाहर आती है तो उसको ताकि पकड़ लें। पूरा AK-47 को आपने पूरा, जब भी कभी जाते हैं रेड पर तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं सर, बड़े आर्म्स के साथ, बॉडी वॉर्न के साथ, मतलब की पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि जो वारदात कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। और मैं पूरी तैयारी के साथ ही गया था। फिर वो वैगन आर का लोकेशन पता चला? सर वो फिर पूरा रात के टाइम, काफ़ी बड़ा एरिया था, हर घर बात चेक करते 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 एडिशनल SHO को भी बुलाया गया, टीमें बनाई गई और फिर उनको सर्च शुरू की गई, 1 बाय 1 करके करते 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 एट लास्ट हमें उसमें भी 3-4 घंटे के बाद वो गाड़ी खड़ी हुई मिल गई वहाँ पर। तो उस गाड़ी के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था वो किसी मतलब सीनियर ऑफिसर का लगा हुआ था। तो वहाँ पे गार्ड ने बताया कि ये सीनियर ऑफिसर के मेड हैं, उनके हस्बैंड हैं, जो बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं। इस तब तक मिलिट्री पुलिस भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी? हाँ, मिलिट्री पुलिस साथ ही सर, उन्होंने वो स्टिकर उतार लिया था पहले। हाँ, वो उतार लिया था उन्होंने भी, कुछ उनका वजह। तब तक आप लोगों को पूरी मतलब एक जो 20 ग्राम जो है ब्लड वो बढ़ गया था आप लोगों का? उसके बाद फिर देखो दिमाग में दूसरी चीज़ आती है, हमें रिकवरी। अब यह कि मुलजिम तो मेरे सामने, अब रिकवरी भी करनी है। अगर वहाँ जरा सी चूक कर दी आपने,
मान लीजिए अब मैं अकेले आदमी को लेकर चला जाता, उसकी वाइफ को छोड़ जाता, तो रिकवरी तो नहीं होती, वो तो लेकर चली जाती पीछे। फिर क्या किया आप फिर उस लोगों ने? समय माइंड में जो था कि एक प्लान था कि हमें कोई भी लापरवाही कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना है। अगर 100% रिकवरी करनी है तो पूरे प्रूफफुल चलना पड़ेगा हमें। तो मैंने फिर वो जो SHO साथ आए थे उनको बोला कि भी इसमें लेडीज़ भी हो सकती हैं, तो लेडीज़ पुलिस को बुलाया जाए, फिर उसके बाद इनको दरवाज़ा खुलवाएंगे, क्योंकि अब तो गेट बंद था, हम लोग वहीं थे। तो लेडीज़ पुलिस आई, फिर दरवाज़ा खुलवाया, तो उनके 2 बच्चे थे, लेडीज़ थी, 2 थे। तो उन्होंने बड़े नॉर्मल थे, भाई क्या बात हो गई सर, ऐसे तो कोई बात ही नहीं है, मतलब उनके चेहरे पे शिकन तक नहीं थी। मतलब प्रोफेशनल थे पूरी तरीके से। तो हमने कहा गाड़ी चेक करनी है, थोड़ा सा भाई पूछताछ करनी है किसी केस में। तो क्योंकि लेडी पुलिस भी साथ में थी, मैंने उनको भी कहा बहन जी थोड़ा सा सॉरी डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, मैंने उनको भी सॉरी बोला। क्योंकि जब तक वो पता नहीं चलता तब तक वो हमारे लिए एक आम फैमिली है, वो लेडीज़ का पता नहीं है कि वो उसका रोल है कि नहीं। अगर विक्टिम है या फिर एक्यूज्ड है। अगर मान लीजिए एंड्रू पेरेरा क्रिमिनल है तो उसकी वाइफ तो वाइफ है। हमने हमेशा कोशिश रहती है कि अगर क्रिमिनल के घर जा रहे हैं तो किसी प्रकार भी उसकी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ कोई किसी प्रकार की बदतमीजी ना हो या मिस व्यवहार ना हो। उनको भी मैंने अच्छे से बात की, मैं सॉरी थोड़ा सा आपको कष्ट दे रहे हैं, हाँ, फिर अपना थोड़ा सा आपको सहायता करनी पड़ेगी, सहयोग करना पड़ेगा। तो बच्चों को मैंने कहा था पड़ोसियों के वहाँ छोड़ दें, बच्चों के सामने अच्छा नहीं है पुलिस के साथ में इंटरोगेशन करना। तो बच्चों को फिर पड़ोसी ले गए, उनको पड़ोसी को ब्रीफ कर दिया। साथ में मैंने उनके साथ भी एक लेडी कांस्टेबल को रखा कि थोड़ा बच्चों के साथ रहना, भाई थोड़ा नॉर्मल रहें। फिर मैंने दोनों को लेकर गाड़ी में आए, ताला बंद किया, वहाँ स्टाफ लगाया ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि रिकवरी करनी है, सामान वहाँ हो सकता है, कोई दाएं बाएं ना लेके चला जाए, कोई दूसरा ना लेके चले जाए। ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कैसे 100% रिकवरी हुई है। अगर उनमें से कहीं से भी अगर मैं चूक जाते तो शायद नहीं होती फिर, ताकि वो सहायता कि हाँ वहाँ सेफ रहे। फिर आप वैगन आर तक पहुंचे? गाड़ी तक आए, गाड़ी खुलवाई तो देखा उसमें पूरे के पूरे हाउस ब्रेकिंग इम्प्लीमेंट्स भरे पड़े थे। फिर उन दोनों को लेकर हमने कहा भी साथ चलना पड़ेगा, थोड़ी देर अपनी पूछताछ करनी पड़ेगी। तो दोनों तैयार हो गए, हाँ जी हम तैयार हैं, हमें पूछताछ कर सकते हो आप। फिर थोड़ा सा जब थाने के पास गए, थोड़ा अलग अलग करके उनको पूछताछ की, लेडीज से अलग पूछताछ की, उनसे अलग पूछताछ की। तो सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद ये पता लग गया कि इनके साथ में और लोग भी थे। मैंने लेडीज़ को कहा कि मेरे को सब कुछ उसने एंड्रू पेरेरा ने बता दिया। एंड्रू पेरेरा को कहा कि आप, अच्छा, तब तक एंड्रू पेरेरा आपके पास हाथ लग चुका था? हाँ, दोनों थे। एंड्रू पेरेरा ही था। वो जो लेडीज़ का जो मेड थी, जो घर, हाँ, वो एंड्रू पेरेरा ही था। उसने नाम भी बताया, एंड्रू पेरेरा ही है नाम। बाकी हाँ, आगे फिर जब पता लग गया, लेकिन अब हमें ये पूछताछ करनी थी ना कि वारदात कैसे हुई, उसमें एंड्रू पेरेरा का रोल क्या है। ये तो अब तक तो गाड़ी का ओनर था वो। जब दोनों को अलग अलग करके पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि जो लेडीज़ है उसका जो भाई है वो भी उसमें इन्वॉल्व था, शामिल था। क्योंकि एंड्रू पेरेरा ने फिर ये कहा कि सर मेरे पास तो, मैं तो ड्राइवर था सर, मैं तो गाड़ी लेके गया था, मुझे नहीं पता सर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कहा कि तुम्हारी वाइफ ने सब कुछ बता दिया हमें, तो उसको लगा कि सब कुछ बता दिया है। तो उसने कहा सर मैं तो सिर्फ गाड़ी चला रहा था सर, अंदर तो दूसरे लोग बैठे थे। तो मैंने पूछा कौन कौन बैठा था, कहता था उसकी मेरी वाइफ का भाई था। फिर उसकी वाइफ से पूछा, मैंने कहा सब कुछ उन्होंने बता दिया है, आप बताओ वो या। ये जो दिल्ली पुलिस का एक टैक्टिक्स होता है, जो इंटरोगेशन के जो टूल्स है सर सारे अपने, हाँ, वो कैसे इंटरोगेशन करनी है घुमा। तो फिर एंड्रू पेरेरा के साले तक आप पहुंचे? जो हमने करनी थी उससे मैंने जो निकलवाना था वो उनसे निकलवा लिया कि वो लेडीज़ का जो भाई था वो संजय नाम था उसका, वो हिंदू था। एंड्रू पेरेरा का साला संजय? हाँ, संजय था। तो फिर ये था कि चलो पहले संजय को लेके संजय घर चलते हैं। फिर सर संजय के घर गए, तो सेम फिर वही संजय और उसकी वाइफ, हाँ, वही सेम उनको घर को ताला लगाया और सबको उनको भी बताया। जब उनको पता चला कि पकड़े गए, उनको अपने आप समझ आ गया क्या। फिर वो 4 लोग हो गए। फिर 4 के बाद फिर जब पूछताछ की तो पता चला कि जो संजय का साला भी साथ में था, जो साबिर था। अच्छा। वो फिर उनको भी फिर आगे पकड़ा गया। मतलब एंड्रू का साला संजय और संजय का साला साबिर। हाँ। तो फिर उनको भी साथ में। अच्छा, ये इसी केस में एक चीज़ भी आई थी बीच में, इसके दरमियान, इस केस के साल 2019 में, कि जो आरोपी हैं वो क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम हैं, और जो पकड़ने वाली टीम थी वो इंस्पेक्टर जो लीड करते वो सिख थे। सर हमने इस बात पे गौर नहीं किया। सभी धर्म बराबर है और क्राइम और क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। पुलिस के लिए तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन है, ये कोई चीज़ जानता कि सारे ऐसे। फिर उसके बाद क्या डीसीपी या फिर जॉइंट सीपी को इसकी बात आपने बताया कि सर हम केस तक पहुंच गए हैं? हाँ, जब ये सब पता, सारे मुलजिम पकड़ लिए
फिर उन्होंने बताया कि हमने ये किसको दिया है आगे प्रॉपर्टी। तभी एक टीम को, मैं पहले प्रीत विहार SHO रहा हूँ, जो उन्होंने एड्रेस बताया मैं जानता था, तो वहाँ पर फिर मैंने फ़ोन करके तभी उनको बता दिया कि SHO के वहाँ के कि मैं टीम भेज रहा हूँ, एक बार ज़रा देख लेना। वो कहते हैं घर पे हैं, वहाँ पे एक आदमी लगा दिया। फिर हमारी टीम गई, फिर वो जो था सुनार उसको भी साथ ले आया। फिर सारे मुलजिम जब पकड़े गए, रिसीवर भी, तो सारे पकड़े गए। फिर मैंने सीनियर ऑफिसर्स को बताया कि सर सारे लोग पकड़े गए हैं। फिर उन सब से जिसके पास भी जो के वो प्रॉपर्टी थी, सारी इंटायर प्रॉपर्टी रिकवर की गई। मतलब इस तरह से पूरा केस सॉल्व हुआ। फिर जब उनसे इंटेरोगेशन की गई तो सुन के बड़ा हैरानगी होगी आपको जावेद जी, वो सन 16 से चोरी नहीं कर रहे थे, वो सन 2010 से चोरी कर रहे थे। सन 2010 से वो मानक शाह रोड पे पहले रहते थे वहाँ पर वो। और इसमें एक लेडी थी जो इनकी मुखबिर थी, जो इन लोगों को टिप देती थी कि किस घर में चोरी करना है, कहाँ पे। तीनों की जो वाइफ थी वो मेड थी वो, तो वो हाँ तीनों की ही मेड थी। और वो जो घर पे काम करती थी तो वो देखती रहती थी कि अपना कौन जा रहा है, कौन छुट्टियों पे जाने वाला है, कौन लंबी छुट्टियों पे जाएगा। तो जो लंबी छुट्टी पे चला जाता था, जैसे इन्फॉर्मेशन आई तो ये उसके घर में उस पीछे से पूरा घर साफ़ कर देते थे। और सन 10 से लेके 15 तक इन्होंने जो बड़े ऑफिसर्स थे मिलिट्री के, हायर ऑफिसर्स, उनके वहाँ चोरी की। लगभग इस पूरी वारदात में जो चोरियां हुई थी अब तक, बताते हैं कि तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा की वारदात को ये अंजाम दे चुके थे। सर हाँ, ये जब भी चोरी करते थे सारे, मतलब पूरी फैमिली का जो पूरा का पूरे जमा पूंजी थी सारी उड़ा देते थे सर ये। और इसी केस में वर्कआउट के बाद एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी आपके पास आए थे कि सर मेरे केस को भी सॉल्व कर दो। सन 10 में उनके वहाँ चोरी हुई थी सर, ब्रिगेडियर रैंक के थे वो। तो उन्होंने आके बड़ा धन्यवाद किया कि सर आपने मेरा केस वर्कआउट कर दिया। अब तक मैंने बड़ा जोर लगाया, हर जगह गया, बड़ी सिफारिश लगवाई, लेकिन मेरा केस वर्कआउट नहीं हो रहा था कि अब इसकी आप रिकवरी भी करवा दो। मैंने थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा सर ये केस तो दिल्ली कैंट का है, मैं वर्कआउट तो कर दिया है मैंने, बाकी जो काम है वो आगे वो देखेंगे। मनिंदर सिंह के बारे में कहते हैं कि सिर्फ हाई प्रोफाइल केस नहीं, गरीबों की भी सुनते हैं। द क्राइम फाइल में इस इनसाइड स्टोरी को ख़त्म करने से पहले सिर्फ हम एक चीज़ जानना चाहेंगे जो बेहद ह्यूमैनिटी ग्राउंड को कहीं ना कहीं एक पॉइंट आउट करता है कि हाई प्रोफाइल नहीं, एक लेडी सरिता विहार, जब आप SHO थे, एक लेडी फांसी लगाने से पहले उसने अपने बेटी के गले को आड़ी से पूरी तरह से काट दिया था। आपने उस बच्ची को, उस मासूम को अपोलो हॉस्पिटल ले गए और अपने डेबिट कार्ड को वहाँ पर आपने दिया और बोला कि इसका इलाज करना है। जावेद जी देखो, इंसान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि पुलिस एक सोशल डॉक्टर है, वो सबके लिए बराबर है, सबका ट्रीटमेंट करती है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन हाई सोसाइटी के लिए है और उसके लिए नहीं है। वो एक रिक्शा चलाने वाला था जिसकी वाइफ ने फांसी लगा ली थी, और फांसी लगाने से पहले उसने अपनी बच्ची को अपनी तरफ से मार दिया था। 3 महीने की बच्ची थी, आरी से उसकी गर्दन काट दी थी। तो आमतौर पे ऐसे पुलिस करती नहीं है, लेकिन आपने अपने डेबिट कार्ड को वहाँ पर दे दिया। किसी की जान बचाने से बड़ा कोई काम नहीं है। तो उस बच्ची में सांस थे थोड़े थोड़े, तो उसको लेके हम तुरंत अपोलो हॉस्पिटल गए। तो अपोलो हॉस्पिटल क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, कॉस्टली हॉस्पिटल है, तो मैंने उनको कहा कि देखना भाई ये ना हो कि आप सोचो किसी रिक्शे वाले की बच्ची है तो ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसा लगेगा। ये मेरा ATM कार्ड है, जितने पैसे आपको चाहिए होंगे ये मैं पे करूँगा, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और वो बच्ची बचनी चाहिए। मनिंदर सिंह के बारे में कहते हैं कि डॉक्टर किडनैपिंग केस हो, जब ओला को से रैंसम लेना था तो उसके कस्टमर को किडनैप कर लिया गया था, किडनी रैकेट अपोलो हो, ऐसे कई केसेस हैं। 2 केस ऐसे हैं जिसमें मनिंदर सिंह को लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, जिसमें 100% इन्होंने रिकवरी की थी। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर उस वक्त अमूल पटनायक थे, उनको बाकायदा रिकमेंड किया गया था कि ऐसे इंस्पेक्टर को दिल्ली पुलिस में होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इनकी दिल्ली पुलिस में एक, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट भी किया गया था। द क्राइम फाइल में आज बस इतना ही। एक नए इनसाइड स्टोरी के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।